हेलो दोस्तों, हमारा इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में इसके आगे इकाई 1.1 में दिया गया है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। तो इस वीडियो में हम लोग भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भूमि भूमि क्या है? हम लोगों को पता है, हम लोग जिस पे रहते हैं, मिट्टी, हमारी मिट्टी ही भूमि है। चाहे वो मिट्टी कैसी भी हो, चाहे हम लोग पर्वत पे रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, प्लेन खाली मैदान में रहते हैं, आइलैंड, वैली, घाटी, प्लेट्यू मतलब पठार। तो इस तरह के सारे क्षेत्रों को भूमि में ही गिना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है मतलब भूमि को मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि यह हमारे बीच प्राकृतिक रूप से विद्यमान है और मानव इस पर निवास करता है। मतलब मानव इस पर रहता है, गुजर बसर करता है। इसके आगे है, अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं भी वह इसी से प्राप्त करता है। मानव का जितना भी आवश्यकता है, हम लोग का जितना भी आवश्यकता है, हम लोग को पता है हम लोग कहाँ से लेते हैं? अपनी भूमि से। कहीं दूसरा पृथ्वी के बाहर जाके लाते हैं क्या? नहीं। तो जितना भी आवश्यकता है, चाहे वो खाना हो, रहना हो, फर्नीचर हो, हवा हो, सब कुछ भूमि से जुड़ा हुआ है। अच्छा, भूमि है कितना? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% भाग पर भूमि है, यानी स्थल है। अगर पृथ्वी है तो इसका 29% जो है भूमि है। और बाकी क्या है? पानी। बाकी क्या है? पानी। तो भूमि किस किस रूप में है यहाँ? भूमि पहाड़ी के रूप में भी है, जैसे यहाँ देख लीजिए, पठारी के रूप में भी है, प्लेट्यू मैदान प्लेन के रूप में है, दलदली एरिया जो धंस जाता है, मरुस्थल के रूप में है, डेजर्ट, हिम आच्छादित का मतलब जो बर्फ से ढका हुआ है, जैसे पहाड़ हो गया, हिमालय, तो वो क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, तो उसको बोलेंगे हिम आच्छादित। तो वो भी एक प्रकार का भूमि है। और है वन आच्छादित, मीन्स जो भूमि वन से ढका हुआ है। बहुत अगर पेड़ पौधा है, घना रूप से अगर पेड़ पौधा है, तो उसको क्या बोला जाता है? वन। तो जो भूमि वन से ढका हुआ है उसको, यानी जंगल से ढका हुआ है, उसको वन आच्छादित कहेंगे। तो इसके आगे देखते हैं भूमि का उपयोग। अब भूमि का क्या क्या उपयोग है, तो ये तो हम लोग को पता है क्या क्या उपयोग करते हैं। जो भी हम लोग करते हैं, जितना काम करते हैं, सब भूमि पे ही होता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं सड़क और रेल मार्ग बनाने में। सड़क और रेल मार्ग कहाँ बनेगा? भूमि पर या हवा में? तो हमारा आंसर यही है, भूमि पर। पेड़ पौधा उगाने में, पेड़ पौधा कहाँ उगाएंगे? भूमि पर। कृषि कार्य करने में, मकान बनाने में, गांव एवं शहर बनाने में। गांव शहर को कहाँ बसाया जाता है? भूमि पर। फिलहाल तो भूमि पर ही बसाया जाता है। तालाब, नहर, कुआं बनाने में, बंदरगाह बनाने में। बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ बड़ी बड़ी जहाज, पानी की जहाज जहाँ रुकती है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। हवाई अड्डा बनाने में और कारखाना स्थापित करने में। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूमि पर किए जाते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं भूमि उपयोग में अंतर। आखिर भूमि का जो अलग अलग उपयोग है, कहीं हम लोग बंदरगाह बना दे रहे हैं, कहीं जंगल है, तो कहीं हम लोग खेती कर रहे हैं, तो कहीं हम लोग खनन कर रहे हैं, तो कहीं हम लोग घर बना रहे हैं, कहीं हम लोग सड़क बना रहे हैं। तो आखिर इतना अंतर क्यों है? आखिर इसका उपयोग में इतना अंतर क्यों है? तो भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है, ये हम लोग को पता है। सब जगह एक समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर जगह खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर जगह सड़क बना रहे हैं, हर जगह रेल मार्ग बना रहे हैं। तो इसमें आखिर इतना अंतर क्यों है? इसमें अंतर का प्रमुख कारण समय एवं क्षेत्र, किसके अनुसार? समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। तो इसका साफ मतलब है दोस्तों कि समय और क्षेत्र, समय कैसा है, समय कब का है उसके अनुसार, और
क्षेत्र कैसा है, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, उसके अनुसार जो मानवीय ज़रूरत है, हम लोग का जो ज़रूरत है, उसमें बदलाव आते रहता है। जैसे अगर कोई परिवार है, उसका इतना ज़मीन है, अगर वहाँ यहाँ घर बना के यहाँ खेती कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, तो अभी इसका 4 लोग हैं, तो इतना में खेती हो रहा है, इतना में। फिर अगर 10 साल बाद इसका 5 मेंबर बढ़ गया, इस फैमिली में 5 मेंबर बढ़ गया, तो क्या होगा, इतना जो और भूमि है इसमें घर बना लेगा और इतना में अब खेती होगा। तो समय के अनुसार मानवीय आवश्यकता, इस फैमिली की आवश्यकता बदल गई। तो क्या होगा, भूमि का उपयोग, जो भूमि का उपयोग कृषि कार्य में हो रहा था, वो अब घर बनाने में इन्होंने कर लिया। कृषि के लिए जो भूमि है वो कम पड़ गया। तो उसी तरह जहाँ हम लोग का ज़रूरत रहता है कि सड़क बनाना है, तो वहाँ हम लोग सड़क बनाते हैं। जहाँ हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ खेती करना है, तो हम लोग खेती करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत के अनुसार हम लोग करते हैं। तो इसी कारण किसके कारण, हमारी ज़रूरतों के कारण, हमारी ज़रूरत के कारण कभी वन क्षेत्र को साफ करके अधिवासीय क्षेत्र, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास करने योग्य, क्या किया जाता है, वन क्षेत्र, जंगल के क्षेत्र को साफ करके, यानी जंगल की कटाई करके हम लोग अपना निवास स्थल, हम लोग अपना रहने के लिए जगह बनाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। किसको काट करके, वन। कभी जंगल को काट करके हम लोग रहने के लिए क्षेत्र बनाते हैं, कभी जंगल को काट करके हम लोग कृषि के लिए क्षेत्र बनाते हैं, मीन्स वहाँ फसल उगाने के लिए। तो कभी 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 क्या होता है, कृषि क्षेत्र को अधिवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। मतलब जो कृषि योग्य है, जिस पर हम लोग कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसको भी हम लोग रहने के लिए उपयोग में ले लेते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में हुआ है, कृषि के क्षेत्र को रहने के लिए इसमें घर बना दिया गया है। और कभी कभी क्या होता है, कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं। जो भूमि पर कृषि हो रहा था, उस पर ही फैक्ट्री कारखाने लगा दिए जाते हैं। और कभी कभी तो आदिवासी क्षेत्रों की जगह पर सड़क या रेल मार्ग भी विकसित किए जाते हैं। मीन्स हम लोग जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उसको तोड़ के भी वहाँ से सड़क या रेल मार्ग गुजारा जा सकता है। तो समय के अनुसार हम लोग की ज़रूरत बदलते रहती है और उस ज़रूरत के अनुसार हम लोग भूमि का उपयोग भी करते हैं। तो अब आगे इसको देखते हैं, आगे क्या है। इसमें भी है भूमि की उपयोग। भूमि का उपयोग कैसे कैसे है। विश्व के कई स्थानों में फैली भूमियों में अलग अलग खेती की जाती है। हर जगह खेती भी एक समान नहीं होता है। तो अलग अलग कैसे है, जैसे यहाँ देख लीजिए, प्रेयरी प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। प्रेयरी प्रदेश ये है दोस्तों, ये कहाँ है, उत्तर अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। तो प्रेयरी प्रदेश कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। और यहाँ पर क्या होता है, गेहूं का खेती ज़्यादा होता है। अब देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। ये है दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये। और इसके अगल बगल जितना देश है, उसमें क्या चीज़ का खेती होता है, रसदार फल, वैसा फल जो रस वाला, जैसा संतरा, ये सब। फिर देखो, मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है। मैदानी भाग, जहाँ प्लेन है, जहाँ पहाड़ नहीं, पठार नहीं, प्लेन एरिया, मिट्टी, जैसे नदी के किनारे वाला क्षेत्र, जैसे हो गया झारखंड, बिहार, यूपी, ये सब जो क्षेत्र है, ये प्लेन एरिया में है, जो गंगा नदी द्वारा विकसित हुआ है। और इसमें क्या, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो इसमें जो है क्या देखा जाता है कि कृषि का क्षेत्र, ये इसमें कृषि होता है। और पठारी भाग की भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है। पठारी भाग किसको बोलते हैं, जो ऐसे, इसका जो है स्लोप ज़्यादा नहीं रहता है और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रहता है। पहाड़ कैसे रहता है, ऐसे, और पठार ऐसे। तो पठारी क्षेत्र का जो भूमि है वो उतना उपजाऊ नहीं है जितना मैदानी भाग का है। तो इसमें क्या होता है, वहाँ कृषि कार्य नहीं होता है, कृषि कार्य उतना नहीं होता है। और उसके अलावा क्या होता है, उद्योग की स्थापना। मतलब पठारी क्षेत्र में
उद्योग की स्थापना को हम लोग प्रमुख मानते हैं, प्रमुखता दी जाती है। तो इसके आगे है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर भूमि उपयोग को कौन कौन सी कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो हम लोग पहला कुछ देर पहले पढ़ें कि जो मानव का ज़रूरत है वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव अपनी ज़रूरत के अनुसार भूमि का उपयोग बदलते रहता है। कभी भूमि का उपयोग खेती के लिए कर लिए, कभी सड़क के लिए कर लिए, कभी वन के लिए हो रहा था तो उसको खेती के लिए कर लिए। तो भूमि का उपयोग में हमारी आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता है। तो इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। कौन कौन? पहला प्राकृतिक कारक, जो प्राकृतिक रूप से है, जो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा है मानवीय कारक, जो हम लोग की आवश्यकता है वो। तो प्राकृतिक कारक में देखते हैं, प्राकृतिक कारक क्या क्या है? स्थल के रूप में भिन्नता, जो सब जगह जो भूमि है उसका जो स्थल है, भूमि स्थल जो है वो अलग अलग है। कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, कहीं मैदान। तो हर जगह स्थल अलग अलग है, तो इसलिए भी उसका उपयोग भी अलग अलग किया जाता है। मृदा की विशेषता, जो भूमि है उसमें मृदा कौन सा है? जैसे कहीं जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं बलुआही मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है। तो हर भूमि, हर मिट्टी का विशेषता अलग अलग है, उस पे अलग अलग तरह का ही फसल उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे गेहूँ है तो हर जगह गेहूँ उगा दिए, ऐसा नहीं होता है। जैसा मिट्टी वैसा हम लोग फसल उस पर उगाते हैं। तो मिट्टी का जो विशेषता है उसके अनुसार भी भूमि उपयोग में बदलाव होता है। खनिजों की उपस्थिति, अगर भूमि में खनिज उपलब्ध है, भूमि में खनिज पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग खनन से निकाल सकते हैं, उसका अलग उपयोग हो जाएगा। जलवायु कैसा है, उस भूमि पर जलवायु कैसा है, और जल, उसमें जल की उपस्थिति कितनी है। जैसे प्लेन एरिया में जल की उपस्थिति अच्छी खासी होती है, लेकिन जो मरुस्थलीय एरिया है जैसे राजस्थान ये सब, तो उसमें जल की उपस्थिति बहुत कम। अगर पेड़ है तो उसका जड़ जो है बहुत अंदर तक जाता है, तभी उसको जल मिल पाता है। तो इसलिए भूमि का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता है। तो ये सब जो कारक है, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषता जो है, ये सब जो है प्राकृतिक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं, प्राकृतिक रूप से ला देते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्र का जो भूमि है कैसा रहेगा? कठोर रहेगा। उसमें क्या होगा? कारखाने प्रमुखता से लगाए जाते हैं, जबकि मैदानी भूमि पर क्या होता है? फसल की खेती की जाती है। अब है पठारी क्षेत्र में भी जहाँ खनिजें पाई जाती है, वैसा पठारी क्षेत्र जहाँ खनिज पाया जाएगा वहाँ खनन कार्य होगा। जैसे कि झारखंड, ये सब राजस्थान में भी तांबा पाया जाता है, तो वहाँ खनन ही होगा। मानसूनी जलवायु जहाँ पानी उपलब्ध है, जहाँ बारिश हो रहा है, तो मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, ये सब धान की खेत होती है। और अगर शीतोष्ण जलवायु है तो गेहूं की खेती की जाएगी, क्योंकि गेहूं के लिए शीतोष्ण यानी कि ठंडा जरूरी है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मानवीय कारक। तो मानवीय कारक पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि मानव अपनी ज़रूरत के अनुसार भूमि का उपयोग अलग अलग तरीकों से करता है। अब मानवीय कारक में क्या क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि किस पर डिपेंड करेगा? भूमि का उपयोग किस पर डिपेंड करेगा? तकनीकी ज्ञान। मानव का जितना ज्ञान है उसके अनुसार भी वह भूमि को अलग अलग तरीके से उपयोग करेगा। जनसंख्या वृद्धि, अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो भी भूमि का उपयोग अलग हो जाएगा। जैसे पिछले कंडीशन में हम लोग देखे थे कि पहले 4 लोग रहते थे, अब 9 हो गए, तो थोड़ा सा भूमि जो खेती के लिए था उसको भी हम लोग रहने के लिए उपयोग कर लिए। तो इसी तरह शहर में भी होता है कि पहले तो शहर में बहुत सारा ज़मीन रहता है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाती है तो उसका ज़मीन जो है रहने के लिए हम लोग, घर बनाने के लिए हम लोग करने लगते हैं। अब इसको देखते हैं श्रमिकों की उपलब्धता। श्रमिक
जो काम करने वाले हैं उनकी उपलब्धता क्या है, उसके अनुसार भी हम लोग जमीन भूमि का अलग अलग उपयोग करते हैं। तथा मानव की आवश्यकता सबसे प्रमुख है, मानव की आवश्यकता, जो मानव को आवश्यक रहेगा वो हम लोग भूमि उपयोग करते हैं, वैसा हम लोग करते हैं। तो ये सब जो कारक है इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। इसी कारक के अनुसार हम लोग भूमि का उपयोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे जनसंख्या की वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अंतर आ जाता है। जनसंख्या बढ़ा तो भूमि का उपयोग बदल गया। पहले खेती हो रहा था, अब वहाँ घर बना लिए, अब वहाँ सड़क बना लिए, अब वहाँ फैक्ट्री लगा दिए, तो वो अलग अलग उपयोगिता में आ जाएगा। तो जैसे है शहर के पास भवनों के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ गई है। जो शहर है उसमें जो भूमि का उपयोग है वहाँ पर शहर का ज़मीन इतना महंगा होता है दोस्त, मतलब वहाँ खेती करने के लिए तो उतना महंगा ज़मीन नहीं लिया जाता है। वहाँ क्या करना है, घर बनाना है, वहाँ बसना है। तो शहर में जो भूमि है भवन निर्माण के लिए उसका मांग डिमांड बढ़ गया है, परंतु भूमि की मात्रा सीमित है। पर अगर शहर है तो भूमि का मात्रा तो सीमित ही होता है। तो इसलिए शहर में क्या होता है कि छोटा सा भूमि है लेकिन उस पर बहुमंजिला इमारत बन गया है, बहुत सारा, जैसे 4 तल्ला, 5 तल्ला, 10, 15, 20, 25, 30 तक बना हुआ है। अब जैसे इसी शहर को ले लेते हैं। मुंबई के निकट दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदला गया। मुंबई के निकट, मुंबई के जो पास भूमि है जिसको पहले क्या था दोस्तों, दलदली भूमि था, उसको क्या कर दिया है, सुखाकर। मीन्स इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, इतना जनसंख्या बढ़ गया कि दलदली एरिया को भी सुखाकर वहाँ पर घर बनाना पड़ा, वहाँ पर इमारत बनाना पड़ा। तो ये नवी मुंबई शहर का विकास किया गया। ये जो नवी मुंबई है दोस्तों, देख लीजिए आप कितना बड़ा बड़ा इमारत है। तो ये जो है दलदली एरिया पर बसाया गया है, वो भी दलदल को सुखाकर। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा इमारतें भी बढ़ने लगी। अब यहाँ जैसे देखते हैं राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र, ये जो है गंगानगर का तस्वीर है जहाँ पर कृषि कार्य को दिखाया गया है। तो राजस्थान के गंगानगर में क्या हुआ, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाने लगा। राजस्थान में जो है पानी का कमी रहता है, तो और वहाँ भूमि जो है कैसा है, मरुस्थलीय भूमि है, मतलब बालू बालू है। तो वहाँ क्या किया गया, सिंचाई की सुविधा, जो पानी को, जो पटाने के लिए पानी होता है उसको उपलब्ध कराकर वहाँ खेती की जाने लगी। और अब इतना मतलब यहाँ डेवलप हो गया कृषि कार्य कि यह भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र में गिना जाने लगा। किसको, राजस्थान के गंगानगर को। अब हम लोग देखेंगे भूमि उपयोग के प्रारूप के बारे में। तो इसमें देखते हैं भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाला उपयोग के आंकड़ों से है। मीन्स जितना भी हमारे पास भूमि है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किस किस विविध कार्यों में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसी को भूमि प्रारूप कहते हैं। तो भूमि प्रारूप को 5 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, 5 भाग में। पहला है वन क्षेत्र की भूमि। जो भूमि पर वन है मीन्स जंगल है, उसमें हम इसको रखेंगे वन क्षेत्र की भूमि। और दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। वैसा भूमि जो कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध है, मीन्स वह भूमि पर कृषि नहीं हो सकता है। तो इस तरह का भूमि में पहला आ जाएगा बंजर एवं व्यर्थ भूमि। वैसा भूमि जो बंजर है, जो उपजाऊ नहीं है, इसका मतलब हम उस पर फसल नहीं उगा सकते हैं। और दूसरा है सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि। मीन्स वैसा भूमि जिस पर सड़क है, मकान है, उद्योग है, फैक्ट्री है, उसको भी हम कृषि कार्य में नहीं ले सकते हैं, उस पर कृषि नहीं किया जा सकता है। और तीसरा तरह का भूमि में आता है परती भूमि। वैसा भूमि जो फिलहाल परती है, मीन्स उस पर खेती नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में इस पर कृषि किया जा सकता है। तो परती भूमि के अंतर्गत आता है 2 तरह का, एक तो चालू परती भूमि और एक अन्य परती भूमि। तो चालू परती भूमि में आ जाएगा वैसा भूमि जिस पर एक वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं हो रहा है। अगर कोई वैसा भूमि है जिस पर 1 साल या 1 साल से कम
में अभी कृषि नहीं हुआ है लेकिन बाद में अगर हो सकता है तो उसको बोलेंगे चालू प्रतिभूमि। और एक है अन्य प्रतिभूमि, वैसा भूमि जिसमें 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम। कितना? 1 साल से अधिक और 5 साल से कम। अगर 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर उसमें कृषि नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे अन्य प्रतिभूमि। चौथा आ जाएंगे अन्य कृषि अयोग्य भूमि, वैसा भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य है, मीन्स उस पर अभी कृषि तो नहीं किया जा रहा है और नहीं हो सकता है, लेकिन उसको अगर हम बदलाव करें तो उस पर कृषि खेती कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 तरह का आ जाएगा, अस्थाई चारागाह का भूमि, वैसा भूमि जहाँ पर जानवर चरते हैं, जानवर के लिए छोड़ दिया जाता है, पूरा खुला मैदान, बड़ा बड़ा घास होता है, उसको चारागाह बोलते हैं। तो अस्थाई चारागाह भूमि जो है अन्य कृषि अयोग्य भूमि में है। और दूसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि, वैसा भूमि जो फिलहाल बंजर है लेकिन इसको हम योग्य, कृषि योग्य बना सकते हैं इसमें चेंज करके। तो जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की हो, अगर 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि। और 5वां है शुद्ध बोई गई भूमि। इसमें है जितना तरह का हम लोग फसल लगाते हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो इसी में आता है, शुद्ध बोई गई भूमि में। भूमि संरक्षण की आवश्यकता। भूमि संरक्षण आखिर क्यों जरूरी है? तो जब हम लोग इतना भूमि का यूज कर रहे हैं, भूमि लगातार घटते जा रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि इसका बचाव भी जरूरी है, इसका संरक्षण करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि उसका पोषण, उसका पालन पोषण, उसका आवास उपलब्ध कराने में वन, जो जंगल है, और कृषि क्षेत्र है, वो लगातार घटते जा रहा है। जैसे कि हम लोग शहर में देखते हैं, लगातार कृषि का भूमि घटते जाता है, वहाँ घर बनाया जाता है सिर्फ रहने के लिए। और फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी काफ़ी अधिक उपयोग हुआ है। रासायनिक जो है उर्वरक, उसका उपयोग फसल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन कम है और उसी भूमि से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें रसायन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके कारण भी जो है, जो भूमि है वो, उसका जो है क्वालिटी ह्रास हो रहा है, क्वालिटी उसका कम हो रहा है। तो इसलिए भी संरक्षण जरूरी है। और किससे संरक्षण जरूरी है? अति सिंचन, मतलब जो भूमि का जो सिंचाई है उसको ज़्यादा अगर हो जाए, और पशुचरण की क्रियाएं, तो इससे क्या होगा? अगर भूमि पर ज़्यादा हम अगर भूमि है उस पर ज़्यादा पानी डाल दें तो उसका जो मिनरल है, जो पेड़ के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, वो भी पानी के साथ दह जाता है और इसके कारण जो है मिट्टी की क्वालिटी में कमी आ जाती है, तो उस पर अच्छा से फिर फसल नहीं उगाया जा सकता है। और पशुचरण में भी पूरा अगर कोई खेत है उसमें बहुत सारा पेड़ पौधा है, उसको अगर पूरा चर गया, मतलब खा गया, तो क्या होगा? वहाँ का जो भूमि है, वहाँ का जो मिट्टी है, अगर पानी पड़ेगा तो दह भी सकता है। तो इसके कारण भी भूमि संरक्षण जरूरी है। और क्या है? जल जमाव से मिट्टी में लवणता और क्षारीयता का गुण भी बढ़ जाता है। लवणता मीन्स नमकीन, और क्षारीयता आप लोगों ने पढ़ा होगा, अम्लीय गुण और क्षारीय, तो इसमें वही है क्षारीय बेसिक। तो अगर मिट्टी में ज़्यादा जल जमाव हो रहा है तो लवणता यानी कि नमकीन जो गुण है, क्षारीयता का गुण है, वो उसमें बढ़ जाएगा, जिससे थोड़ा अनउपजाऊ हो जाएगा भूमि। और इन सभी कारणों से भूमि का स्वाभाविक गुणों में, जो भूमि का जो स्वाभाविक गुण रहता है, जो पहले से उसका नेचर रहता है, उसका जो उर्वरक क्षमता रहता है, उसमें क्या हो रहा है? लगातार कमी आ रहा है, लगातार ह्रास हो रहा है, जिससे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूमि का निम्नीकरण। तो भूमि का निम्नीकरण यहाँ देखते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, सॉइल का जो क्वालिटी है, मिट्टी का जो क्वालिटी है, पहले जो उसकी गुणवत्ता है उसमें कमी। तो भूमि का निम्नीकरण क्या है? एक ऐसी स्थिति है
एक ऐसी कंडीशन है, स्थिति है जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। मिट्टी जो पहले ज़्यादा फसल दे रहा था अब कम देने लगेगा और उसे कृषि या अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देती है। मीन्स सॉइल इतना मिट्टी का गुण इतना ह्रास हो जाता है, इतना उसमें कमी आ जाता है कि उस पे कृषि हो ही नहीं सकता है, एकदम कृषि के लिए अनुपयुक्त बना देता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं भूमि का निम्नीकरण। मीन्स स्वाभाविक गुणों, भूमि का जो पहले से जो प्रॉपर्टी रहता है उसमें अगर कमी आ जाए, वो किसी भी कारण से हो, चाहे हम वन की कटाई के कारण कमी आ जाए, चाहे रासायनिक उर्वरक का उपयोग करके कमी आ जाए, चाहे उसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाए, क्षारीयता का गुण बढ़ जाए, अति सिंचन के कारण, अगर कोई भी कारण से मिट्टी का उपजाऊ क्षमता जो है अगर उसमें कमी आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग भूमि का निम्नीकरण। तो अब आगे देखते हैं भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा भूमि का संरक्षण क्यों जरूरी है, अब हम लोग देखते हैं भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ तरीका दिया गया है और इसको हम लोग देखेंगे। तो भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए, नियोजित तरीके से, प्लान्ड वे में। ऐसा नहीं कि कभी कुछ फसल लगा दिए कभी कुछ लगा दिए, एकदम साइंटिफिक जो विधि होता है, वैज्ञानिक विधि होता है, उसके तहत ही अगर हम लोग फसल लगाएं कि पहले दाल का फसल लगाएं, फिर एक बार अनाज का फसल लगाएं, गेहूँ चावल, फिर कुछ और, मतलब चेंज कर कर के, तो उसमें जो भूमि का उपजाऊ शक्ति है वो मेंटेन रहता है। अगर हम एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं तो वो जो है उपजाऊ शक्ति उसमें कम हो जाता है, भूमि का क्वालिटी कम हो जाता है। इसके आगे क्या है, भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। वन क्षेत्र जो जंगल है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है जंगल की कटाई करके हम लोगों ने कृषि क्षेत्र बना दिया है, सड़क बना दिया है, खेती के लिए यूज कर रहे हैं, घर बना दिए हैं, मतलब हर तरह से वनों का कटाई हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो उसको पहले हम लोग को बढ़ाना चाहिए और कृषि में जैविक कृषि पर बल दिया जाए। जैविक कृषि मीन्स जो हम लोग अभी रासायनिक उर्वरक, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम लोग यूज करते हैं उसको बंद करके जैविक कृषि में ये होता है कि जो गोबर से या अन्य घास फूस, सड़ा गला, केचुआ, ये सब जो रसायन नहीं है, जो हम लोग को नेचर में उपलब्ध है पहले से, उसका ही अगर उपयोग करके, अगर गाय का गोबर हम लोग डाल रहे हैं, कंपोस्ट बनाया जाता है गोबर से, अगर कंपोस्ट को डाल रहे हैं खाद के जगह और उससे हम लोग फसल उगा रहे हैं, फसल की खेती की उर्वरता जो है बढ़ा रहे हैं, तो वो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जैविक कृषि। मीन्स रासायनिक जो खाद है उसका उपयोग ना करके हमें जैविक खाद, मतलब जो गोबर से कंपोस्ट बनता है उसका उपयोग करें, तो उसको हम लोग जैविक कृषि बोलते हैं। और इसके आगे है मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियाँ लगाई जाए। जो मरुभूमि है, जो बालू वाला प्रदेश है, जहाँ रेत ही रेत है, उसके किनारे जो है क्या लगाना चाहिए, झाड़ी। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हवा चले और पूरा बालू को, पूरा रेत को उड़ा ले जाए, इसलिए हम लोग वहाँ झाड़ियाँ लगाते हैं ताकि वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो भूमि है वह संरक्षित रहे, वह बचा रहे। भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाए। जो पर्वत क्षेत्र है वो क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ भूकंप आता है तो यह गिरने लगता है, यह ढह जाता है। तो इसमें हम लोग ढहने से, इसको गिरने से कैसे रोक सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग पेड़ लगाएं। पर्वतीय ढलान, ढलान पर क्या करना है, अगर पेड़ लगा दिया जाए तो यह पेड़ का जो जड़ है, पेड़ का जड़ जो है भूमि को पकड़े रहता है, मजबूती से पकड़े रहता है, तो ये जो है यहाँ इसके भूमि को गिरने नहीं देगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दीवार बना सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग इस भूमि को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और तटवर्तीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। तटवर्ती क्षेत्र कौन होता है, जैसे समुंदर है, इधर समुंदर है और इधर के क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे तटवर्ती क्षेत्र। तो इसमें क्या करना है, इस भूमि पर वृक्षारोपण मीन्स बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएं, तो इस तरह से हम लोग भूमि की संरक्षण कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का भूमि हम लोग पढ़ लेंगे। अब इसके आगे के लेक्चर में हम लोग मृदा और जल संसाधन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक
अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।